Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, list the names of chemicals whose biomagnification results in following diseases in humans. ठीक है, मिनामाटा डिजीज, इटाई इटाई डिजीज. तो पहले पार्ट में क्वेश्चन के पूछ रहे हैं कि कौन से वो केमिकल्स होते हैं जिनके बायोमैग्निफिकेशन की वजह से ह्यूमंस में मिनामाटा डिजीज होता है और इटाई इटाई डिजीज होता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे आर आस्किंग नेम द फर्टिलाइजर्स whose excessive presence in water bodies results in algal bloom. What is the consequence of eutrophication? ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले पार्ट से शुरू करेंगे, ए पार्ट से, जिसमें हमको पूछा गया है कि किस केमिकल के बायोमैग्निफिकेशन की वजह से ये डिजीजेस होते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? की कंसेप्ट होगा कि आखिर बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है. तो बायोमैग्निफिकेशन कोई चीज जो बायोलॉजिकल एजेंट्स में मैग्नीफाई होती रहे. ठीक है, इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन is the accumulation of toxic substances at successive trophic level of a food chain. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम फूड चेन में बड़े बड़े ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते रहे, मतलब सबसे नीचे से शुरू करें, दैट इज प्रोड्यूसर्स से, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाए, तो जैसे जैसे हम एक फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स पे ऊपर ऊपर बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है. इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन. इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. अब बायोमैग्निफिकेशन हमने बोला किसका होता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस का. तो ये जो हैवी मेटल्स होते हैं दे आर आल्सो टॉक्सिक, राइट? दे आर आल्सो टॉक्सिक. तो सबसे पहले क्या गिवन है? मिनामाटा डिजीज. मिनामाटा डिजीज. अब ये मिनामाटा डिजीज बेसिकली होता है ड्यू टू मर्कुरी एक्यूमुलेशन. मतलब कौन सा हैवी मेटल है जिसके एक्यूमुलेशन से ये हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ मर्कुरी. ठीक है, मर्कुरी. और पर्टिकुलरली मैं बात करूं कि मर्कुरी के कौन से कंपाउंड के, तो मिथाइल मर्कुरी. ठीक है, मिथाइल मर्कुरी. हमें पर्टिकुलरली यहाँ पर केमिकल का नाम पूछा है तो हम मिथाइल मर्कुरी भी लिख सकते हैं. और अगर मैं बात करूं कि कौन से मेटल की वजह से होता है, कौन से हैवी मेटल की वजह से होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ मर्कुरी. ठीक है, मर्कुरी हैवी मेटल है और मर्कुरी का कौन सा कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मिथाइल मर्कुरी. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है? इटाई इटाई डिजीज. इटाई इटाई डिजीज ये किस हैवी मेटल के एक्यूमुलेशन से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ कैडमियम. कैडमियम. ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमंस यूजुअली हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे होते हैं, तो इन तक ये जब हैवी मेटल्स पहुंचते हैं, ठीक है, थ्रू फूड चेन, जब ये हैवी मेटल्स ह्यूमन तक पहुंचते हैं तब तक ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर है कैडमियम. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें उन फर्टिलाइजर्स का नाम बताना है जिनकी प्रेजेंस की वजह से वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम होता है और यूट्रोफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा कि ये एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डील करते हैं एल्गल ब्लूम से. इसके नाम से समझ आ रहा है जब एल्गेस का ब्लूम हो, मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गे इन अ वाटर बॉडी. ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गे इन अ वाटर बॉडी, इन अ वाटर बॉडी सच दैट, और यहाँ पे अगर मैं एल्गे भी बोलूं तो पर्टिकुलरली हमें लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे की बात कर रहे हैं. ठीक है, blue green algae in a water body such that they cover the surface of the water body. They cover the entire surface of a water body.
ठीक है, ये पहला की कंसेप्ट है। दूसरा की कंसेप्ट जो इस पार्ट में यूज हो रहा है दैट इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी भी वाटर बॉडी की एजिंग होना, क्योंकि उस वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गए। ठीक है, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन को हम क्या लिखेंगे? नेचुरल एजिंग ऑफ अ वाटर बॉडी ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, इट बिकम्स रिच ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। अब इस पार्ट में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है? इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से यहाँ पर फर्टिलाइजर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्गल ब्लूम के। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है बच्चों। सबसे पहले क्या होता है, जब हम एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, किनका? केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो क्या होता है? फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, इन्हें हम कहाँ डालते हैं? सॉइल में। सॉइल के थ्रू ये जाते हैं ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर के बाद ये कहाँ आ जाते हैं? ये आ जाते हैं वाटर बॉडी में। ठीक है, वाटर बॉडी में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडी में आते जा रहे हैं। अब जब वाटर बॉडी में इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स आते रहेंगे तो ये वाटर बॉडी जो है ये क्या हो जाएगी? न्यूट्रिएंट रिच। अब इस वाटर बॉडी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आने लगेंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने लगेंगे, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने की वजह से क्या होगा? इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है एज कंपेयर्ड कि जब वो नई वाटर बॉडी थी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया है, राइट। इसके बाद क्या होता है? जितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक टाइम बाद उतने ही डेड ऑर्गेनिज्म भी होंगे, राइट। डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फिर साथ साथ में सिल्ट भी आने लगता है। डेड ऑर्गेनिज्म एंड सिल्ट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। इसका मतलब ये वाटर बॉडी क्या होती जा रही है? धीरे धीरे शैलो होती जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है? शैलो। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? यूट्रोफिकेशन। जब इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, फिर डेड ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, ये वाटर बॉडी शैलो होती जा रही है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को ही तो हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, राइट। अब धीरे धीरे यूट्रोफिकेशन चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये वाटर बॉडी शैलो होती जाएगी वैसे वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बढ़ते रहेंगे? फ्लोटिंग प्लांट्स यहाँ पे इंक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स, और इसी को हम यहाँ पर अभी तक क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कह रहे थे। ठीक है, यूट्रोफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस भी पूछा गया है बच्चों हमें। तो जब यूट्रोफिकेशन चलता रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करते हैं? इट बिकम्स अ बेस फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे की ग्रोथ के लिए, या आप कह सकते हो इनके नंबर इंक्रीज होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उन्हें अपने न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। ठीक है, अब इन ब्लू ग्रीन एल्गे की एक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन जब हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो इस तरीके से हमने जो टर्म्स पढ़े हैं यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं अपना? बी पार्ट में हमें पूछा गया है कि आखिर वो कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम। तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे कि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर। ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स या फिर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम। फिर हमें पूछा गया है कि ये यूट्रोफिकेशन का रिजल्ट क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन का रिजल्ट भी एल्गल ब्लूम ही होता है।
यूट्रोफिकेशन का रिजल्ट क्या होता है? एल्गल ब्लूम। अब बच्चों जब ये एल्गल ब्लूम होने लगता है तो इट्स अ हार्मफुल थिंग। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना नंबर में, ये इस वाटर बॉडी का सारा ऑक्सीजन यूज करने लग जाते हैं। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, इन वाटर बॉडी, ठीक है, इसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रह पाते। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।